नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी। चलिए रुक करेंगे खबरों की ओर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मिशन 80 के लिए लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हैं। इस कड़ी में आज सीएम योगी ने आजमगढ़, लालगंज, जौनपुर और प्रतापगढ़ में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में वोट की अपील की और साथ ही बीजेपी सरकार की उपलब्धियां गिनवाई। बता दें कि इस दौरान मुख्यमंत्री विपक्ष पर जमकर प्रहार भी किया। अब मुझे बताओ, आप में से कितने लोग राम भक्त हैं? राम भक्त अपना हाथ खड़ा करो और हाथ नीचे कर लो। आप में से कितने रावण के भक्त हैं? रामद्रोही कितने हैं? कोई है क्या रामद्रोही? कोई भी अपने को रामद्रोही नहीं कहेगा, राम विरोधी नहीं कहेगा। लेकिन बहनों और भाइयों, आज भी रावण समाप्त नहीं हुआ है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के रूप में उसका चिन्ह आज भी मौजूद है। आप मुझे बताओ, इनके कारनामे तो रावण जैसे ही है। आप सोचो, कांग्रेस ने अपने समय में क्या कहा राम हुए ही नहीं। इनके एक बुद्धिदाता कहते हैं, क्या कहते हैं? कहते राम का मंदिर भारत में नहीं बनना चाहिए। और समाजवादी पार्टी तो उससे भी 2 कदम आगे, राम भक्तों पर तो गोली चलाई थी। और उसके बाद अब इनके महासचिव क्या कहते हैं? कहते राम मंदिर बेकार बना है। अरे भाई, प्रभु राम की कृपा जब तुम पे हो ही नहीं रही है तो तुम तो ऐसा ही कहोगे। और देश कहता है, हो हई वही जो राम रसी राखा, होगा वही जो राम लला चाहेंगे। और राम लला तो अपने भक्त मोदी को तीसरी बार भारत की सत्ता सौंपने का निर्णय ले चुके हैं। उधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जौनपुर पहुंचे, जहां पर उन्होंने एक विशाल चुनावी जनसभा को संबोधित किया और बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार प्रसार कर जनता से वोट करने की अपील की। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने मोदी सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई, साथ ही विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। यही कांग्रेस पार्टी, यही समाजवादी पार्टी जिसने धारा 370 को 70 साल तक संभाल कर रखा, जिसके कारण देश भर में आतंकवाद बढ़ा। मोदी जी को आपने दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया। नरेंद्र मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को समाप्त। और कश्मीर में जहां तिरंगा लहराने के लिए फौज लेकर जाना पड़ता था, वही लाल चौक पर आज भगवान श्री कृष्ण की शोभा यात्रा निकलती है। भाइयों बहनों, ये राहुल बाबा मुझे कहते थे, जब पार्लियामेंट में मैं बिल लेकर खड़ा हुआ, वो कहते थे 370 मत हटाइए, खून की नदियां बह जाएंगी। अरे राहुल बाबा, 5 साल हो गए, खून की नदियां छोड़ो, कंकर चलाने की किसी की हिम्मत नहीं है। कंकर की ये नरेंद्र मोदी सरकार है। मोदी जी ने देश को सुरक्षित करने का काम किया है। भाइयों बहनों, 10 साल तक सोनिया मनमोहन सरकार थी। 10 साल में हर रोज पाकिस्तान से आलिया, मालिया, जमालिया घुस जाते थे, बम धमाके करते थे। ये उफ नहीं करते थे। मैं बताना चाहता हूं भाई बहनों, जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उरी और पुलवामा में भी हमला हुआ, मगर 10 ही दिन में पाकिस्तान के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर आतंकवादियों का सफाया।
उधर लोकसभा के रण में राजनीतिक दलों की तैयारियों के साथ ही बयानों का वार पलटवार भी जारी है। अंबेडकर नगर पहुंचे कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर तंज कसा है। राजभर ने कहा कि राहुल और अखिलेश दोनों बच्चे हैं और हम उनके चाचा। इसके साथ ही कैबिनेट मंत्री ने दावा किया कि पूर्वांचल में सपा का खाता भी नहीं खुलने वाला है। जौन दूगो बच्चा घूमत हुमन, एक राहुल हुमन, एक अखिलेश हुमन। एक दिन पत्रकार भाई पर तो पूछ रहे, ये दोनों बच्चे घूम रहे हैं, ये जो है बोल रहे हैं, हमके सुना भैया, ये दोनों अगर बच्चा हुमन, हम उनका चच्चा है। वो एसी में बैठा रहा, हम नॉन एसी वाला है। हम गर्मी जाड़ा बर्दाश्त कुल हम कह लेगा, लेकिन एक दिन हमारे संगे दोनों बच्चन के अगर धूप में 1 घंटा चले तो ही तो फेसकुल फेंक के लौट जी। और रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए फौरन लौट रहे हैं। आगे उधर कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने पूर्व की सरकारों पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व की सरकार क्या ये बता सकती है कि उन्होंने निषाद और मछुआ आरक्षण के मुद्दे के लिए क्या किया। मैं विपक्ष के नेता से इतने ही सवाल पूछना चाहता हूं कि माननीय अखिलेश यादव जी से कि जब समाजवादी पार्टी सत्ता में थी तब अपने संत कबीर नगर के लोकसभा के लिए कौन कौन से विकास कार्य किए थे। कम से कम वो कल बताया कि मैंने संत कबीर नगर के लिए कार्य किया था, तो जनता शायद आपको सुनेगी। क्योंकि गुमराह करने के लिए तो सारे नेता आते हैं, लेकिन कार्य करने के लिए हमारे नेता आते हैं और कार्य की उपलब्धियां बताने हमारे नेता आते हैं। विपक्ष में रहते हुए माननीय जो सपा के नेता हैं, मुखिया हैं, और जो है उनसे एक प्रश्न है कि जो आपके प्रत्याशी है, ये सड़क से सदन तक कितनी बार संत कबीर नगर के मुद्दों को उठाया है। जो विपक्ष का हमारा प्रत्याशी है, कभी आवाज उठाए हो, कभी बोलने का अवसर दिए हो, या कभी मुखिया उनको बगल में खड़ा होकर कभी संत कबीर नगर का हाल चाल लिए हो, कोई एक तो फोटोग्राफ्स हो तो हम तो जानते ही। इस बीच आ रही एक बड़ी खबर की ओर, प्रयागराज से आ रही है बड़ी खबर। प्रयागराज में गठबंधन की संयुक्त रैली, राहुल अखिलेश की रैली में भीड़ बेकाबू हो गई है। सब आपको बता दें कि सभा को संबोधित किए बिना लौटे वापस, पुलिस के साथ भी धक्का मुक्की हुई है। तो भीड़ बेकाबू होने से कई पत्रकार भी इस दौरान घायल हुए हैं। तस्वीरें हम आपको देख सकते हैं, दिखा रहे हैं किस तरीके से हंगामा हुआ। हंगामा काफी ज्यादा भी बढ़ गया और पुलिस भी इस भीड़ को काबू नहीं कर पाई। और देखिए आप किस तरीके से इस सभा में हंगामा। प्रयागराज में गठबंधन की संयुक्त रैली के दौरान भीड़ इतनी बेकाबू हो गई कि देखिए सभा जो है वो शुरू ही नहीं होने पाई। राहुल अखिलेश की रैली और ऐसे ही वापस लौटना पड़ गया। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए रैली में पुलिस के साथ भी धक्का मुक्की हुई है, पुलिस भी इस दौरान घायल हुई है, कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। भीड़ बेकाबू होने से कई पत्रकार घायल हो गए और ये रैली जो है वो नहीं हो पाई। प्रयागराज में गठबंधन की संयुक्त रैली का आयोजन जो है वो हुआ था, लेकिन इस दौरान राहुल अखिलेश की रैली में भीड़ जो है वो बेकाबू हो गई और सभा को संबोधित किए बिना ही लौटे वापस दोनों। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो पुलिस के साथ भी धक्का मुक्की की गई है, ये बड़ी खबर आपको बता दें। पुलिस के साथ धक्का मुक्की जो है की गई। भीड़ बेकाबू होने से कई पत्रकार जो है वो भी घायल हुए हैं। जानकारी मिल रही है प्रयागराज में गठबंधन की संयुक्त रैली का आयोजन यहाँ पर हो रहा था, लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा बढ़ गई कि बेकाबू हो गई रैली में भीड़। देखिए पहली बात तो दोनों नेता राष्ट्रीय नेता हैं और पूरे देश में इनकी ख्याति है और इतनी बड़ी जनसभा होनी थी, प्रशासन को मालूम हो, बार बार हम लोग बताने के बावजूद शासन और प्रशासन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने संज्ञान नहीं लिया और सुरक्षा व्यवस्था की कमी की, जिसकी वजह से ये हुआ। बाकी जो है ये सरकार अभी सारी फोर्स अपने यहाँ लगाकर यहाँ फोर्स की कमी देकर ये पूरा दोष भारतीय जनता पार्टी की है। तरीके से अब पूरी तरीके से इसका इल्जाम जो है वो बीजेपी पर मर दिया गया है और शासन प्रशासन पर मर दिया गया है। ये कहा जा रहा है कि इन्हें पता था और हमने भी कई बार बताया था कि इतनी भीड़ जो है वो आ सकती है, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं की गई, जिस वजह से ये भीड़ बेकाबू हुई। और आपको बता दें कि इंडी गठबंधन की संयुक्त
सभा होनी थी, जनसभा होनी थी और उसमें ये हंगामा इतना ज्यादा बढ़ गया, भीड़ बेकाबू इतनी ज्यादा हो गई कि हंगामा जो है वो देखते देखते जो है वो काफी हद तक बढ़ गया। उधर लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के रण में कल रायबरेली में मतदान होना है, लेकिन रायबरेली का रण इन दिनों बेहद ही दिलचस्प नजर आ रहा है। हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, ये रिपोर्ट देखिए। रायबरेली का रण, कांग्रेस का गढ़, बीजेपी का मिशन। क्या रायबरेली में बदलेगा इतिहास? मां की विरासत बचाने में कामयाब होंगे राहुल? रायबरेली को इस चुनाव की नंबर 1 सीट कह सकते हैं, क्योंकि रायबरेली लोकसभा सीट कांग्रेस पार्टी के गढ़ के रूप में मानी जाती रही है। इस सीट पर इंदिरा गांधी, अरुण नेहरू, शीला कौल, सतीश शर्मा और सोनिया गांधी जैसे शरीक है। इस बार कांग्रेस पार्टी से राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी को घेरने के लिए पूरी ताकत लगा दी है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने मौजूदा मंत्री दिनेश सिंह को यहां से मैदान में उतारा है। रायबरेली वो लोकसभा सीट है जहां 72 साल के सियासी इतिहास में 66 साल कांग्रेस का राज रहा है। अब तक हुए 20 चुनाव में 17 बार कांग्रेस को जीत मिली है। 72 साल में गांधी परिवार से 4 लोग सांसद का चुनाव लड़े हैं। 20 साल तक रायबरेली सीट का प्रतिनिधित्व सोनिया गांधी ने किया है और जब राज्यसभा सदस्य चुनी गयी तो उन्होंने रायबरेली वासियों को एक पत्र लिखा कि ये परिवार दिल्ली में अधूरा है, जो रायबरेली आकर पूरा होता है। अब इस रायबरेली सीट का जिम्मा राहुल गांधी को सौंप दिया है। गांधी परिवार खुद को रायबरेली से चट्टान की तरह जुड़ा हुआ मानता है, लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने अपने पैर पसारे हैं, उसके चलते 2024 में रायबरेली में राहुल गांधी के लिए अपनी मां सोनिया के रिकॉर्ड को तोड़ना आसान नहीं है। 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने कांग्रेस से उसके रायबरेली और अमेठी के किलों पर फतह करने की कोशिश की। बीजेपी को अमेठी में तो कामयाबी मिली, लेकिन रायबरेली का किला फतह नहीं कर सकी। सोनिया गांधी और दिनेश प्रताप सिंह के बीच कड़ा मुकाबला हुआ था। बीजेपी ने दिनेश प्रताप सिंह को चुनावी मैदान में एक बार फिर उतारा है, जिनका मुकाबला इस बार सोनिया के बजाय उनके बेटे राहुल गांधी से है। पिछली बार राहुल अमेठी हार गए थे, जिसके चलते इस बार रायबरेली में कांग्रेस पूरा दमखम लगा रही है। ऐसे में राहुल गांधी के सामने रायबरेली में बीजेपी के बढ़ते सियासी ग्राफ के साथ साथ जीत दर्ज करना एक बड़ी चुनौती साबित हो सकती है। इस बार के लोकसभा चुनाव में यूपी में कांग्रेस के साथ अखिलेश भी है। अब ऐसे में देखना होगा कि रायबरेली में किसे पॉलिटिकल प्रॉफिट होगा। क्या राहुल गांधी विरासत की सीट बचा पाएंगे या बीजेपी ये सीट भी छीन लेगी? ये देखने के लिए 4 जून तक का इंतजार करना होगा। स्पेशल डेस्क, जनता टीवी। चलिए इसी के साथ उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।